मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी शख्सियत से बात करते हैं जिनका देश और समाज के लोगों की जिंदगी पर कुछ न कुछ असर होता है। आज हमारे साथ देश की मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता, कद्दावर सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर मुहामुही बात करने के लिए मौजूद हैं। लेकिन उनसे हम कुछ बात करें इससे पहले देख लेते हैं कि हमारे सामने वो मुख्य मुद्दे और सवाल क्या क्या हैं। मेधा पाटकर नाराज हैं। जनता के मुद्दे उठाने वालों के पास इस मुल्क में नाराज रहने के सिवा चारा भी क्या है। जनता चिल्लाती रहती है लेकिन सरकारें या तो सुनती नहीं है या फिर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती हैं। इसीलिए 57 साल की उम्र में मेधा पाटकर को बस्ती बस्ती शहर शहर भटकना पड़ता है। बिहार में भी वो फारबिसगंज गई हैं, कोसी की बाढ़ से प्रभावित इलाकों में गई हैं, मुजफ्फरपुर और पटना में सड़कों की खाक छानी है। जबकि नीतीश कुमार की सरकार को सुशासन का तमगा देने की होड़ लगी हुई है, मेधा पाटकर पटना की सड़कों पर उनके खिलाफ बोलती हुई नजर आई। बिहार में अफसरशाही और भ्रष्टाचार को लेकर भी मीडिया में उनकी तल्ख टिप्पणियां आई हैं। मुझसे बात नहीं भी करें, लेकिन जन संगठनों के एक दल के साथ उनको बातचीत करनी होगी, संवादहीनता तोड़नी होगी। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ इस वक्त अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो खुद कई अंतर विरोधों से गुजर रही है। मेधा पाटकर इस आंदोलन में अन्ना की अनन्य सहयोगी हैं। जाहिर है सवाल उनसे भी पूछे जाने चाहिए। कश्मीर के मुद्दे पर मेधा खेमे के कई बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की राय राष्ट्रवादी लोगों को आहत करती रही है। ताज़ा मिसाल प्रशांत भूषण के बयान से उपजे विवाद और गुस्से की है। इस पर अन्ना बोल चुके हैं, मेधा को भी बोलना होगा। और नर्मदा बचाओ आंदोलन पर तो बात होगी ही। जिस आंदोलन को उन्होंने 25 साल जिया, क्या वो बिना किसी खास कामयाबी के खत्म हो गया है? इनके अलावा कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में लिए जाएंगे, क्योंकि कुछ मुकाम ऐसे होते हैं जहां तक पहुंचने के लिए बीच का कोई रास्ता नहीं होता। मेधा जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये कि अन्ना जी नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं और आप शायद उनसे कुछ नाराज लग रही हैं, ऐसा क्यों? अन्ना जी ने कोई बहुत बड़ी तारीफ नहीं की है, किसी की भी नहीं की है। अगर कभी नरेंद्र मोदी जी को सराहा था तो गुजरात जाकर उनकी पोल खोल भी की है जी। और वो मुद्दा जन लोकपाल और लोकायुक्त तक सीमित था। हम लोग जो बिहार की धरती पर क्या चल रहा है वो देख रहे हैं, तो उसमें हम लोग केवल उनको कोई हमारे टीका का शस्त्र संधान करते हुए टारगेट नहीं बना रहे हैं। उनसे भी कुछ अपेक्षा है तो वो व्यक्त करेंगे। लोग जन आंदोलनों के साथियों को संवादहीनता महसूस हो रही है और वो इसलिए महत्व की लगती है क्योंकि विकास का जो रास्ता वो खोल रहे हैं उसका प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है, पर न्याय के साथ विकास ये वो विज्ञापन में कह रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में न्याय के बिना, पर्यावरणीय सोच के बिना विस्थापन थोपते हुए, चाहे वो कोसी रेल रोड ब्रिज में हजारों परिवारों का विस्थापन हो, चाहे वो मरवन में एस्बेस्टोस फैक्ट्री का या फोरबसगंज में और वो सुंदरम के कारण लोगों का रास्ता छीनने का, ये बातों पर जो लोग आंदोलित हैं उन पर दमन अत्याचार भी बढ़ रहे हैं। और छोटी छोटी विकास योजनाएं आज गांव तक ज्यादा पहुंच रही होगी तो भ्रष्टाचार भी ज्यादा हो रहा है, अपराधीकरण में कमी है, ये बाकी लोग मंजूर। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा कि नरेंद्र मोदी का आपने जिक्र किया, तो नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर तो अन्ना जी ने सफाई दी, लेकिन नीतीश कुमार की जो एक बार तारीफ की तो उसके बाद सफाई उनकी नहीं आई। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने ऐसा कह दिया था, स्लिप ऑफ टंग था या कुछ और था। उन्होंने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी कहा था कि भाई आप विकास के मुद्दे पर कम से कम नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को फॉलो कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी को आप छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार पर उन्होंने जो तारीफ में जो भी 2 शब्द कहे थे उसका उन्होंने खंडन नहीं किया। इसमें कोई साजिश है ऐसे आपको देखने की जरूरत क्या है? अन्ना जी को ही सवाल पूछना चाहिए, लेकिन कहीं आपने उन तक नहीं पहुंचाई होगी बिहार के बाद। वो घूमे भी नहीं है बिहार में, पर केवल उनके टिप्पणी से ही कोई नीतीश कुमार की सच्चाई दिखती है ऐसा नहीं है। और हम लोग भी, लालू प्रसाद जी थे तब भी लड़ते थे, नीतीश कुमार जी है तब भी लड़ रहे हैं। एक निष्पक्ष तरीके से जो जितना देख पाएगा उतना बोलेगा। और अन्ना जी कोई इनमें से नहीं है कि वो मीडिया के प्रचार प्रसार में आए या कुछ अन्य कारण से लिए नीतीश कुमार जी को बचाए या सराहे। तो बिहार में जो विकास की एक तस्वीर दिखाई जाती है,
सुशासन की जो बात की जाती है वो बात आपको झूठी लगती है? लोगों को उसमें दिखावा ज्यादा और सच्चाई कम दिख रही है। इसलिए भी क्योंकि कोसी जैसे क्षेत्र में 3.5 सालों में रेत के खेत से रेत निकालने का काम बहुत युद्ध स्तरीय नहीं चल पाया। आज भी मुआवजा नहीं मिला है, आज भी सूचियों में गड़बड़ है। तो लालू प्रसाद जी के समय ये होता था और उसको हम बिल्कुल सुधारेंगे। ये जो एक मैनेजमेंट ऑफ गवर्नेंस की एक ताकत महसूस करो, ये कहा जा रहा है, लोगों को और भी कुछ दिखाई दे रहा है और भी कुछ महसूस किया जा रहा है। पर यह निश्चित है कि यहाँ जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने घोटाला निकाला है, उसके अलावा केवल पैसे के घोटाले की बात नहीं, पर अधिकारी किस प्रकार से हावी हो रहे हैं, ये मुखिया की या अधिकारियों के आधार पर चलने की बात हमें नामंजूर है। हमें ग्राम समाज की न केवल अस्मिता, न केवल अस्तित्व, पर अधिकार की लड़ाई महत्व की लगती है। और वो बिहार में आज शुरू हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। अधिकारी हावी हो रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है, घोटाला बढ़ा है। आपको ये भी लगता है कि नीतीश कुमार जनता की आवाज को अनसुनी करने लगे हैं, वो संवादहीनता की स्थिति कायम कर रहे हैं इस राज्य में, ऐसा लगता है आपको? वो तो मुझे नहीं, क्योंकि मैं यहाँ कायम रहती नहीं हूँ और हमको अपॉइंटमेंट दी कि नहीं, ये बहुत छोटा मुद्दा है। हम चाहते हैं कि जन आंदोलनों के साथ ही जो समस्या उठा रहे हैं उस पर उन्होंने संवाद करना चाहिए। और मैं कहती भी हूँ कि बीजेपी या कम्युनिस्ट कम संवाद करते आए, कांग्रेस अधिक गोलमाल होने के कारण सही पर ज्यादा संवाद करती है। नीतीश कुमार सोशलिस्ट माने गए हैं, सोशलिस्टों ने तो सबसे अधिक सम्मान किया, जिनकी जयंती अभी अभी उन्होंने भी मनाई, हमने भी उनको याद किया। ऐसे कर्पूरी ठाकुर जी किस सादगी के साथ राजनीति करते थे। लोग और जनता और एक अधिकारी राजनेता के रूप में उनके बीच में रिश्ता कैसे था? वो सत्ताधीश के गर्विष्ठता का नहीं होना चाहिए, वो स्वाभिमान का हो सकता है, पर लोगों की गरिमा भी बना के रखने वाला, उनका स्थान सम्मान करने वाला होना चाहिए। बिहार से बाहर निकलते हैं, एक और भी बड़े मुद्दे की चर्चा करते हैं जो पूरे देश को इस समय मथ रहा है, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, जो बिहार के संदर्भ में भी जिस पर आपसे अभी बात हुई, और ये सवाल पूरे देश को भी मथ रहा है। आपको कहीं से ऐसा लगता है, सरकार के तेवर आप देख रही हैं, राजनीतिक दलों की मंशा क्या है, इसको आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई और जानता होगा, समझता होगा। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आप लोगों की लड़ाई है, उसमें अब आगे आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि सरकार और राजनीतिक दल सब मिलकर इसको फेल करने में जुटे हुए हैं। हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की बात अगर आप पूछे तो हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले से ही लड़ते आए हैं, और भ्रष्टाचार को हम केवल पैसे के भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं समझते हैं। हम लोग जमीन में, जंगल में, जल में, खनिज संपदा में जो घोटाले हुए हैं उसको भी महत्वपूर्ण मानते हैं। कोयले के खदान हो या ऑयल एंड गैस की अंबानी को दी हुई, ये कम घोटाले की खदान नहीं है। इसमें एक मिलियंस ऑफ टन्स के खनिज का घोटाला है, और वो गांव की आदिवासी की कीमत पर जब किया जाता है, और दुनिया मेरी मुट्ठी में, ये कोई एक नहीं कई कंपनियां एक प्रकार से कह रही हैं, तब इस घोटाले को हम भ्रष्टाचार के साथ अत्याचार, अन्याय, लूट और शोषण या गांव-गांव की हिंसा, खेती की हिंसा के रूप में भी देखते हैं जी। और इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बंबई में हमने बिल्डरों को चैलेंज दिया है, 40 पैसे एकड़ के भाव से किसी बिल्डर को जमीन देना हमें मंजूर नहीं है, जबकि गरीबों को अतिक्रमणदार कहा जा रहा है। तो इस पर हम लोगों को ये तमाम मुद्दों वाले आंदोलनों को आगे बढ़ाना है, उन आंदोलनों में समन्वय करना है, जिसमें भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जिसको आज कहा जा रहा है, अन्ना हजारे जी के नेतृत्व, उनको भी शामिल करने का ऐलान करना है। यूथ शक्ति जो साथ में आई है वो अब व्यापक दृष्टि से भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ आप बहुत व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुद्दा जन लोकपाल का है। जन लोकपाल तो पारित नहीं हुआ, अब टीम अन्ना की महत्वपूर्ण सहयोगी आप भी हैं, तो अब टीम अन्ना क्या करेगी? दिल्ली जैसी कामयाबी उसको मुंबई में नहीं मिली, जन लोकपाल पारित नहीं हुआ, सरकार और मुझे लगता है सारे राजनीतिक दलों का खेल दुनिया देख चुकी है। अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे नहीं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि चुप तो बैठे नहीं है और समर्थन खोए नहीं है। कभी कभार संख्या ज्यादा आना, कम आना, भले भले राजनेताओं के बारे में होता है, लेकिन
अन्ना के टीम का सवाल नहीं है। इस पूरे आंदोलन में जिन लाखों लोगों ने अपनी जान फूकी और अपना समय दिया, कईयों ने अपनी नौकरियां छोड़ी, वो मध्यम वर्गीय युवा भी थे, शोषित पीड़ितों के साथ उन्होंने उतरना उनका कर्तव्य है और हमको उनको सम्मिलित करके उनकी एक नजर, विचारधारा, नजरिया बनाना जरूरी है। तो ये चुनौती हमारे सामने है। आज संगठन की अगर तैयारी हो रही है तो मुझे लगता है वो पहले से ही होती तो और अच्छा होता, पर अभी कम से कम हो रही है। संगठन की बात आप कर रही हैं, वही उसी सवाल पर मैं आना चाहता था। टीम अन्ना की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, इतने भारी संख्या में पूरे देश में लोग जुड़े, लेकिन जिन लोगों ने इतने सारे लोगों को एक साथ शायद 74 के बाद इकट्ठा किया, वो लोग खुद आपस में लड़ रहे हैं, आपस में फूट की खबरें उनकी मीडिया में आती रहती हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या भ्रष्टाचार से लड़ाई टीम अन्ना आपस में लड़ते हुए लड़ेगी? जो कोर कमेटी है उसमें तो मतभेद नहीं के बराबर कम से कम है जन लोकपाल के मुद्दे पर। अन्य मुद्दों में एक मसावी महत्तम साधारण विभाजक निकालना जरूरी है, इतनी समानता है उसको लेकर। जो शहरों में जो जन उभार आया और आंदोलन के कार्यक्रम चले, उन सबको आप एक आंदोलन बन गया ऐसा मानकर चलते हैं तो आपकी भूल होगी और अपेक्षा भंग होगा। ये जन उभार एक आंदोलन के तरफ ले जाने वाला होता है, फिर उसका आंदोलन में रूपांतर होना ये नेतृत्व पर निर्भर होता है, वैसे ही सहभागी लोगों पर निर्भर होता है। यहाँ कहीं ना कहीं संगठन बनाने की बात अगर दूर गई हो तो इसलिए भी क्योंकि इसमें तत्काल राजनीतिक प्रतिसाद साथ की बात हो गई। 12 बजे तक संसद का चलना, उपवास के दरमियान सभापति के लेकर विपक्ष और सत्ताधारी दोनों ने ऐलान करना, ये हमारे अंचल में भी नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक जटिलता के बीच में और साथ प्रतिसाद या क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप ही नहीं, कुछ इसके बीच में जो करना था वो उस जन लोकपाल के मसौदे पर, उसकी तफसील पर और उसको लेकर रणनीति पर, चाहे वो हिस्सार में राजनीतिक हस्तक्षेप की रणनीति हो या लोकसभा में जो हुआ उसके बारे में फिर क्रिया प्रतिक्रिया हो, इस तक ये अधिक सीमित रहा। लेकिन अगर आगे चलना है तो हम सब जानते हैं कि इस आंदोलन को व्यापक करना पड़ेगा और उसकी शुरुआत एक प्रकार से हो चुकी है, क्योंकि 26 जनवरी को जो बिल्डिंग द रिपब्लिक की बात की गई, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में भी कार्यक्रम हुआ और हम जहाँ थे वहां किया, वो महत्वपूर्ण है। उसको लेकर ग्राम सभा का अधिकार या श्रमिकों के अधिकार, गैर बराबरी का विरोध और चुनावी सुधार, राजनीति को सही में नीतिमय बनाने का, ये तमाम मुद्दे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग सिर्फ जन लोकपाल पर फोकस करने से थोड़ा सा कतरा रही हैं, सवालों को आप बड़ा करना चाह रहे हैं, दायरे को बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं से आपको भी लगता है कि ये जन लोकपाल की हवा कुछ निकली है। मैं अरुंधति राय की बात करता हूं। अरुंधति राय एक जमाने से आपकी सहयोगी रही हैं और कई मंचों पर उन्होंने आज भी हैं, और उन्होंने भी जन लोकपाल को कहा कि अगर ये जन लोकपाल आ गया तो एक किस्म का फासिज्म आएगा और 10 साल के बाद कोई भी इसका दुरुपयोग करके सरकार को चुनौती दे सकता है। और अरुंधति राय ने खुद आपकी समझदारी पर सवाल खड़े किए। मैं आपको एक ग्राफिक्स दिखाता हूं जो उन्होंने बीबीसी को दिए हुए इंटरव्यू में कहा था। उन्होंने अपना जीवन जिस तरह की राजनीति में लगाया उसे वो आंदोलन में नहीं ला पाई, उसे उन्होंने बाहर के दरवाजे पर ही छोड़ दिया। मुझे यकीनी तौर पर जन लोकपाल बिल के बारे में उनकी समझदारी पर शक है, लेकिन मैं उनकी ईमानदारी पर शक नहीं करती। मेधा जी, हम बातचीत को जो है जारी रखते हैं। आपने ये देखा अरुंधति राय ने आपकी समझदारी पर सवाल खड़े किए जन लोकपाल के मुद्दे को लेकर। मैंने तो कहीं सुना नहीं, ने तो उसको सुनाती नहीं, समझाती ही, क्योंकि वो हमारी दोस्त थी, सहयोगी थी और आज भी है। पर ये जरूरी नहीं कि 100% मत ऐक्य हो जाए हर मुद्दे पर। उनको जो डर है फासिज्म का या केंद्रीकरण का, जो हमारी दूसरी साथी अरुणा रॉय को भी है, लेकिन बहुत सारे जन आंदोलनों ने और हमने विशेषतः
बहुत सारे भ्रष्टाचार के घोटाले जिन्होंने निकाले हैं, जैसे नर्मदा में भी मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा पुनर्वास का में भ्रष्टाचार का घोटाला निकाला, और उसमें भी सीबीआई, सीवीसी, तमाम संस्थाओं की आज की स्थिति, उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप, उनकी मर्यादा, उनकी संरचना में लोक सहभागिता का अभाव और हिम्मत का अभाव ये देखा। और हमने आदर्श सोसाइटी का घोटाला निकाला, हमने लावासा का घोटाला महाराष्ट्र में निकाला, हमने कई सारे बिल्डरों के घोटाले निकालकर 7-8 हमले अभी केवल कुछ दिनों में लिए हैं। ये सब बातें बिहार की जनता समझे, जानते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर ये सब करते हुए हम लोगों को लगता है कि जन लोकपाल का मसौदा थोड़ा सा रेडिकल होगा, थोड़ा सा नयापन, क्रांतिकारी होगा, पर वो सरकार के बाहर कोई यंत्रणा खड़ी करने वाला नहीं है। सरकार के अंदर मानो एक ऐसा मंत्रालय जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की सुविधा नहीं रहेगी, पर अधिकारी और पूरी यंत्रणा और कर्मचारी अलग अलग स्तर पर रहेंगे। हर चिट्ठी डायरेक्ट एक व्यक्ति लोकपाल के लिए जाने वाली है, ऐसा जो भ्रम है वो गलत है। अरुंधति को मैं समझा पाऊंगा। आपसे ये मुहामुही बातचीत हम जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का।